उत्तराखंड के इतिहास का पहला टॉपिक प्राग ऐतिहासिक काल। आपका मैंने बता दिया था क्या होता है प्राग, और प्राग ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड की स्थिति क्या थी, क्या क्या साक्ष्य हमें ऐसे मिले हैं जिनके द्वारा हम ये तय करते हैं कि उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक काल जब चल रहा था तो यहाँ पर मानवीय गतिविधियों के क्या साक्ष्य हमारे पास छूट गए हैं। उनमें सब चीज आपने पढ़ी, चाहे वो आपके उनके द्वारा बनाए गए शैलाश्रय या उन पर की गई पेंटिंग हो, उनके उपयोग में लाए गए जो उपकरण थे पत्थर के वो उपकरण हो, या फिर कप मार्क हो, या फिर उसके अलावा उनके जो समाधान थे उनकी विधियां हो, वो सब आपने पढ़ा। ठीक है, तो वो प्राग ऐतिहासिक काल था। प्राग ऐतिहासिक काल में एकमात्र सभ्यता पाषाण युगीन सभ्यता आती है। अगर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें वह कालखंड जो आपका क्या हमें पाषाण युगीन सभ्यता, जिस मानव के पास क्या नहीं थी, भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी, उसका जो इतिहास है हमारे पास इतिहास जानने के यही स्रोत हैं, बस लिखित कहीं से नहीं मिलेगा। अब दूसरा जो है वो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, इतिहास का वह काल जब मानव आपका भाषा और लिपि को तो जान गया था, समझ गए ना, लेकिन उनकी भाषा और लिपि को हम नहीं पढ़ पाए। समझ रहे हो, मानव ने भाषा और लिपि को जान लिया था, लिखा भी है, जैसे हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता जो दो सभ्यताएं हैं, उस समय जो आज हम लिख रहे थे उसमें नहीं लिखा गया था। समझ रहे हो, उस समय जो चीजें लिखी गई थी वो सारी की सारी चीजें आपका हम पढ़ नहीं पाए हैं। खासकर हड़प्पा सभ्यता के काल की, सिंधु घाटी की सभ्यता की कोई भी जो हमें लिपि मिली है उसे हम पढ़ने में कामयाब नहीं हुए। अभी हमारी गलती है ना, उन्होंने तो लिखा ही है, वो लिखना जान गए थे, ठीक है, हम नहीं लिख पाए, हम नहीं पढ़ पाए हैं उनको, हमें सफलता नहीं मिली। अब बात आती है तो फिर हमें कैसे पता चला इस समय का इतिहास? इस समय का इतिहास हमें इसलिए पता चला क्योंकि उन लोगों ने जो बोली वगैरह वहां पर बोली थी, समझ गया ना, वो बोली क्या आगे चल करके लिखित हो गई। जो उन्होंने चीजें, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद ऐसा थोड़ी है कि 1500 ईसा पूर्व लिख लिया गया, लेकिन रचित तो हो गया था, मतलब मौखिक रचना तो हो गई थी उसकी, लिखित नहीं था। लिखित तो 1000 साल बाद लिखा गया, जब ऋग्वेद का वास्तविक काल है उसके 1000 साल बाद, जब इंसान ने अपनी जो आजकल हमारे पास लिपि है जिसे हम देवनागरी बोलते हैं, इसे पहचानना शुरू किया, तब जाकर के आपके इतिहास के विषय में हमें क्या इस काल के इतिहास के विषय में लिखित साक्ष्य मिले। ठीक है, अब आप ये मत समझिएगा कि हम तो वेदों से पढ़ते हैं तो इसका मतलब वैदिक काल का, वैदिक काल के बारे में लिखा है, लेकिन वेदों के समय नहीं लिखे गए, बाद में लिखे गए सूत्र काल में। इसीलिए ये जो काल छूट जाता है, आदि ऐतिहासिक काल में दो सभ्यताएं आती हैं मूलतः। एक को बोलते हैं हम क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता, और एक को बोलते हैं हम वैदिक सभ्यता। दो सभ्यताओं को भारतीय इतिहास के क्रम में हम किस में ले जाते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने आपका भाषा और लिपि सीख ली थी, लेकिन इनकी भाषा और लिपि को हम नहीं पढ़ पाए, या लिखित उस समय नहीं था इनका। समझ गया ना, क्योंकि इन वालों की तो मिली है, पढ़ नहीं पाए हैं, इन्होंने लिखा नहीं, इनकी चीजों को बाद वालों ने लिखा। समझ गए ना, और जब से लिखना शुरू हुआ तब से फिर हम ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे। तो दो सभ्यताएं, अब इन दो सभ्यताएं भारत के परिप्रेक्ष्य में चल रही थी, तो ठीक उसी समय उत्तराखंड में क्या चल रहा था? उत्तराखंड में मानवीय जीवन चल रहा था, या फिर जो आपने पढ़ा था क्या पाषाणकालीन मानव, उसके बाद एक समय के लिए शून्यता आ गई थी। समझ गया ना, तो ऐसा नहीं था, शून्यता नहीं आई थी। उत्तराखंड में पाषाण काल के बाद रेगुलर जीवन चल रहा है, मानवीय जीवन, और इसका उल्लेख इन वैदिक और धार्मिक ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। क्योंकि मौखिक रूप से तो ये चले रहे, 1000 साल तक मौखिक कहानियां चलती रही, इन कहानियों में जिक्र हुआ होगा, बाद में इनको लिख दिया गया, किसमें, धार्मिक ग्रंथों में। समझ गया ना, तो धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख बहुत सारी जगहों पर मिलता है। अब धार्मिक ग्रंथ क्या है भारत के, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। धार्मिक ग्रंथ, जब भी हमारे धार्मिक ग्रंथों की बात आती है तो धार्मिक ग्रंथ में हमारे सबसे पुराने कौन है, वेद, ठीक है, उसके बाद है हमारे
ब्राह्मण वेदों पर लिखी गई टीकाएं। उसके बाद इन वेदों का बहुत अच्छे से एकांत में अध्ययन किया गया और उस पर जो आपके बहुत क्या आध्यात्मिक टीकाएं लिखी गई उनको कहा गया क्या? आरण्यक। क्या कहते हैं उनको? आरण्यक। ठीक है। और वेदों के सबसे अंतिम जो आपके आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे गए, वेदों का जो आपका क्या था, पूरा निष्कर्ष था जिन आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखा गया, उनको बोलते हैं हम उपनिषद, या फिर इनको हम क्या बोलेंगे? वेदांत, क्योंकि इन पर वेदों का अंत हो जाता है। ये चार है आपका वैदिक साहित्य। ये चार क्या है? वैदिक साहित्य। ये भारतीयों के सबसे पुराने धार्मिक साहित्य हैं। समझ गया ना? अब इनके अपने अपने हैं। समझ गया ना? वेदों की संख्या चार ही है, ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा हो जाती है। एक एक ब्राह्मण, एक एक वेद पर दो दो तीन तीन ब्राह्मण लिखे गए हैं। समझ गया ना? आरण्यकों की संख्या ज्यादा हो जाती है। उपनिषद तो 108 है। समझ गया ना? उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। यह है धार्मिक ग्रंथ। उसके अलावा अन्य धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं फिर? इसके अलावा भारतीयों के पास धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म का साहित्य, क्योंकि वेदों के बाद जिन साहित्य की रचना हुई है वो बौद्ध और जैन साहित्य है। ठीक है। उसके बाद अगर भारतीय धार्मिक साहित्य की बात करोगे तो भारतीय धार्मिक साहित्य में आते हैं पुराण। वैदिक नहीं है, ये धार्मिक साहित्य। वैदिक तो चार ही है, मैंने आपको बोला। ये क्या है? पुराण। धार्मिक साहित्य है लेकिन वैदिक साहित्य नहीं है। ठीक है। उसके अलावा रामायण और महाभारत, ये लिस्ट है किसकी? भारत के धार्मिक ग्रंथों की। अब उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल में क्या चल रहा था, इन्हीं में जिक्र मिलता हमें। सबसे ठोस उत्तराखंड के जनजीवन के बारे में आदि ऐतिहासिक काल के इनके जिक्रों से हम कहते हैं कि हाँ, जिस समय भारत में क्या वैदिक सभ्यता चल रही थी उस समय उत्तराखंड में ये हो रहा था। इनमें लिखा है, अभी बताता हूं क्या क्या लिखा है। समझ गया ना? तो इसमें जो आपके जिक्र आते हैं इन धार्मिक साहित्यों में, वो सबसे ज्यादा पुष्टि करते हैं किसकी? उत्तराखंड के आपके उस समय के मानवीय जीवन या इस क्षेत्र में चल रही गतिविधियों की, तभी इस क्षेत्र का जिक्र हो रहा है। समझ गया ना? इनमें। और उसके अलावा कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी हमें मिल चुके हैं। समझ गया ना? खासकर हरिद्वार का जो बहादुराबाद से जो मैंने कहा था ना मृद भांड, गैरिक मृद भांड, धूसर यानी कि ग्रे कलर के जो आपके मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो आपके हड़प्पा सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता के काल के। इसका मतलब वहां मृद भांड मिले हैं तो उन्हें उपयोग करने वाले लोग भी रहे होंगे वहां, तभी तो मृद भांड बनाए। ठीक है, तभी मृद भांड बने। इसीलिए क्या उन मृद भांडों से पुष्टि हो जाती है कि इस क्षेत्र में मानवीय जीवन था। मलारी के समाधान में कुछ चीजें ऐसी मिली हैं। वो मलारी के समाधान क्या है? बहुत प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के बहुत सारी चीजें मिश्रित रूप से मिली हैं उसमें। और हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के समय के कुछ, जैसे कांसे का वो है, वो आपका हड़प्पा सभ्यता के, कांस्य युगीन सभ्यता के समय का बताया जा रहा है। समझ गया ना? उसमें से जो लोहे के उपकरण मिले हैं वो वैदिक, उत्तर वैदिक काल का माना गया है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब जब यहाँ समाधान थे, यहाँ लोग रह रहे थे, तभी तो अपने अवशेष छोड़ पाए वो। तो वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के समय उत्तराखंड में भी जनजीवन चल रहा था और सामान्य जनजीवन चल रहा था। इसका जिक्र हमें भारत के धार्मिक ग्रंथों में जगह जगह मिल जाएगा और उसके साथ साथ हमें कई सारे पुरातात्विक अवशेषों में मिल जाएगा। ठीक है। अब धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहले बात होती है किसकी? वेदों की। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ही उत्तराखंड का वर्णन मिल जाता है। समझ गया ना? तीन बातें उत्तराखंड के विषय में ऋग्वेद से पता चली। पहली बात कि ऋग्वेद में इसके लिए यह शब्द प्रयोग में मिला है।
ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए क्या शब्द आया है? देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि। पहला जिक्र। दूसरी बात, ऋग्वेद में ही पता चला है कि जो संबर राजा था उसके 100 गढ़ों को इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। यह भी ऋग्वेद में वर्णित है। समझ गया ना? यह भी ऋग्वेद में ही वर्णित है। अब संबर कोई राजा था, राजा का क्षेत्र था, यहां राजा की प्रजा भी रही होगी। अब 100 गढ़ हैं, गढ़ का मतलब किले, 100 किले हैं तो उनमें लोग भी रह रहे होंगे, सीधी सी बात है। और ये ऋग्वेद में लिखा है, तो ये ऋग्वेदिक कालीन घटना रही होगी या नहीं रही होगी? ठीक है। और तीसरी महत्वपूर्ण और चीज, जब आपका प्रलय के बाद सृष्टि का दोबारा से क्या हुआ? सृजन हुआ, तो कहा जाता है कि जो 7 ऋषि कुमारों ने दोबारा से सृष्टि बनाई, उनमें जैसे मनुष्य का आदि पूर्वज मनु है, समझ गया ना, उन लोगों ने कहा प्राणाग्राम, यानी कि जिसे आज हम माणा बोल रहे हैं, उसी प्राणाग्राम में क्या करी थी? शरण प्राप्त करके अपनी जान बचाई थी प्राणाग्राम में, और बाद में यहीं से सृष्टि का पुनर्निर्माण किया। ये 3 उल्लेख मिलते हैं किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, तो इससे यह पुष्टि हो गई कि ऋग्वेदिक काल में यहां जीवन चल रहा था, आदि ऐतिहासिक काल का। ठीक। दूसरा जिक्र ब्राह्मणों में, 2 ब्राह्मणों में क्या आपका जिक्र आया है? ठीक है, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, एक है कौशितिकी ब्राह्मण। 2 जगह पर उत्तराखंड का ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को कहा गया है उत्तर कुरु। क्या कहा गया है? उत्तर कुरु। अभी नोट मत करो, मैं पूरा आपको वो करूंगा, केवल अभी समझ लो अच्छे तरीके से। जब हम बात समझाने की कर रहे हैं तो अभी समझ लो, नोट्स में बनवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? उत्तर कुरु। संभवतः ये कुरु, समझ गया ना, क्योंकि जो आपके क्या थे? आपके कुल थे, समझ गया ना, उनमें भरत है, कुरु है, ऐसे आपके 5 जो ऋग्वेदिक कालीन कुल थे, उनमें से एक कुल कुरु भी है। और कुरुओं का निवास स्थल होने के कारण संभवतः इस क्षेत्र के लिए क्या कुरु शब्द आया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे क्या कहा गया है? उत्तर कुरु। ठीक है, और आपका जो कौशितिकी ब्राह्मण है उसे इसे कहा गया है वाक देवी का निवास स्थल। वाक देवी मतलब सरस्वती, संभवतः कौशितिकी में इसे वाक देवी का निवास स्थल कहा गया है। वाक देवी मतलब सरस्वती, वाक देवी मतलब सरस्वती है। ठीक है, वाक देवी का निवास स्थल इसी क्षेत्र को कहा गया, किसमें? कौशितिकी ब्राह्मण में। समझ रहे हो? तो ये आपके ब्राह्मण ग्रंथों में है। ठीक, अब हम 2 चीजें हो गई, 2 धार्मिक ग्रंथों में जिक्र हो गया, ऋग्वेद में 3 महत्वपूर्ण चीजें पता चली, और 2 ब्राह्मणों से 2 चीजें, एक चीज पता चली कि उत्तराखंड में आदि ऐतिहासिक काल में क्या चल रहा था। आदि ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड में आदि ऐतिहासिक काल में क्या चल रहा था? सबसे पहला हमने किसकी बात करी? वेदों की। वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में ही हमें जिक्र मिल गया। दूसरा किसकी बात करी थी? ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य में भी हमें 2 ब्राह्मण साहित्यों में हमें इसका जिक्र मिल गया। ठीक है, उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म। समझ गया ना? बौद्ध ग्रंथ में भी इस क्षेत्र में इसे खस देश कहा गया है। शायद खसों के समय आपका बौद्धों ने इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपना विस्तार किया। समझ गया ना? और संपूर्ण हिमालय को इन्होंने क्या कहा है? हिमवंत, सॉरी,
बौद्ध साहित्य में क्या आया है जिक्र उत्तराखंड के लिए? हेमवंत भूमि। हेमवंत तो ऋग्वेद में आया है, हेमवंत किस में आया है? बौद्ध साहित्य, पाली के जो ग्रंथ हैं। बौद्ध साहित्य किस में लिखा है? पाली में लिखा है ना, उसमें इस क्षेत्र के लिए हेमवंत शब्द का प्रयोग आया है, ये वाले हिमालय क्षेत्र के लिए। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करें, जैन ग्रंथों में बहुत उल्लेख मिलता नहीं है क्योंकि जैनों का इस क्षेत्र में प्रभाव नहीं रहा, सीधी सी बात है, समझ गया ना। क्योंकि जो जैन तीर्थंकर हैं 24 तीर्थंकर, उसमें से 24 के 24 तीर्थंकरों में से किसी का भी बहुत महत्वपूर्ण संबंध इस क्षेत्र से नहीं रहा है, क्योंकि हिमालय से किसी का कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है। भारत के अन्य भागों से, खासकर जो आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है, समझ गया ना, गुजरात तक पूरी पट्टी में तो आपको विस्तार मिलेगा जैनों का, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं मिला। क्योंकि जैनों का आज भी अगर विस्तार देखोगे तो जैन सबसे ज्यादा भारत में कहां है? पश्चिम की तरफ है। आपको महाराष्ट्र में जैन ज्यादा मिलेंगे, गुजरात में जैनिस्ट ज्यादा मिलेंगे, राजस्थान में जैनिस्ट ज्यादा मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में जैनिस्ट मिलेंगे, समझ गया ना। कुछ दिगंबर आपके कहां हैं? दक्षिण में भी है, क्योंकि दिगंबर तो दक्षिणी है ना। जब आपका जो प्रथम जैन संगति हुई थी, समझ गया ना, किसके? स्थूलभद्र और भद्रबाहु के नेतृत्व में पहली जैन संगति का आयोजन किसने कराया? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, समझ गया ना। क्योंकि वो अपने अंतिम दिनों में खुद जैन भिक्षु बन गया था, इसीलिए तो वहां पर जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया। जिन्होंने जैन धर्म को यथावत उसी परंपरा के साथ अपनाया जो तीर्थंकरों की परंपरा थी, वो क्या कहलाए? वो कहलाए आपका दिगंबर, समझ गया ना। और इसका नेतृत्व किया था किसने? स्थूलभद्र, ठीक है, सॉरी भद्रबाहु ने, ठीक है। और जो आपके क्या जैन धर्म में नई चीजों को ले आए, प्रयोग करें उन्होंने जैन धर्म के साथ, आधुनिकता ले आए, वो क्या कहलाए? श्वेतांबर। उनका प्रतिनिधित्व स्थूलभद्र ने करा था, समझ गया ना। तो उनका प्रभाव क्षेत्र नीचे को ही रहा है, इसीलिए जैनिस्ट का बहुत प्रभाव रहा नहीं। अब बात आती है किसकी? पुराण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पुराण, समझ गया ना। उत्तराखंड के विषय में जानने में पुराणों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। पुराणों में उत्तराखंड के लिए जो संयुक्त रूप से नाम आए हैं वो 3 नाम आए हैं सभी पुराणों में, ठीक है। इसमें आया है उत्तरखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर। ये 3 नाम पुराणों में उत्तराखंड के विषय में सम्मिलित रूप से आए हैं। मतलब स्पेशली गढ़वाल के विषय में भी नहीं है और स्पेशली आपके कुमाऊं के विषय में नहीं है। ओवरऑल जो नामकरण है वो 3 उसमें है, उत्तराखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर। एक्चुअल में हमारे राज्य का नाम उत्तराखंड करने की वजह भी यही है, समझ गया ना। शुरुआत में तो बात यही थी कि हम जो अलग राज्य बनाएंगे पर्वतीय, उसका नाम उत्तराखंड होगा, समझ गया ना। लेकिन ये बहुत आपके क्या थी? आपके अस्पष्ट कल्पना थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उत्तराखंड राज्य को, मतलब इस पृथक राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग बनाए जाने की क्या आपका घोषणा करी, अपने मैनिफेस्टो में लिया, तो उन्होंने उत्तरांचल नाम रख दिया इसका, समझ गया ना। इसीलिए उत्तरांचल नाम से ही है उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक में भी पास हुआ, और वही विधेयक आपके भारत की संसद में भी पास हो गया। इसीलिए जब हमारा राज्य गठन हुआ तो इसका नाम क्या आया? उत्तरांचल। बाद में फिर लोगों ने यह कहा कि उत्तरांचल नाम हमारा बहुत सूट नहीं करता है, क्योंकि इस नाम के साथ हमारी क्या कोई पौराणिकता नहीं जुड़ती है, क्योंकि हम देवभूमि हैं, हमारी जो मेन रीड है वो हमारी देवभूमि होना है। और ये जो नाम मिला है, समझ गया ना, अब एक राज्य का नाम देवभूमि करना ये थोड़ा क्या अच्छा नहीं लगता ना। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि पुराणों में जो हमारा वास्तविक नाम था क्या, हाँ, ये नाम हमें दे दिया जाए। इसीलिए आपका 1 जनवरी 2007 से मतलब 31 दिसंबर को आपका पास हो गया था ये संसद में, क्योंकि नाम का चेंज करना क्या है, एक साधारण विधेयक से ही हो जाता है, समझ गए ना। संसद ने पास करके उत्तरांचल की जगह उत्तराखंड। ये जो हमारा आधुनिक नाम है ना, ये पौराणिक नाम है। इससे हमारे को क्या, जो हमारी देवभूमि होने और यहाँ की पौराणिकता है उसकी फीलिंग आए, इसीलिए इस राज्य के नाम को उत्तराखंड किया गया,
समझ गया ना, क्या नाम किया गया? उत्तराखंड। ये यहीं से उठाया गया उत्तराखंड नाम। खस देश खसों का निवास स्थल होने के कारण है, और ब्रह्मपुर, समझ गया ना, ब्रह्मपुर भी संभवतः ये ब्रह्मा और उसकी सृष्टि से संबंधित नाम है, एक पौराणिक नाम है इसीलिए। ठीक है, इसीलिए उत्तराखंड में जो आदि ऐतिहासिक काल है ना, इसे क्या बोलते हैं? उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल, क्योंकि अधिकतर चीजें हमें किससे पता चली है? पुराणों से। अब पुराणों में जो संयुक्त नाम है वो तो ये है, इसके अलावा देखो यह देखो हिमालय, ठीक है। जो आपका स्कंद पुराण है, स्कंद मतलब कार्तिकेय, शिव के पुत्र है ना, और हिमालय क्या है? शिव के ससुर, समझ गया ना। और ये जो पूरी भूमि क्या है आपके, एक तरीके से शिव की भूमि मानी जाती है, देवताओं की। तो ये जो पुराण लिखा गया है वो एक्चुअल में शिव के पुत्र कार्तिकेय पर लिखा गया है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्कंद, या स्कंद भी है, स्कंद भी आता है और स्कंद भी आता है। पुराण मतलब ये आपके उच्चारण की वो है, समझ गया ना। तो स्कंद पुराण में, समझ लो, स्कंद पुराण में जो हमारे उत्तराखंड के लिए नाम आया है, समझ गया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें प्राचीन कालीन उत्तराखंड का जो विवरण मिलता है आदि ऐतिहासिक कालीन, वो स्कंद पुराण से मिलता है, समझ गया ना। किससे? स्कंद पुराण से। ठीक है, तो ये जो स्कंद पुराण है वो शिव के पुत्र कार्तिकेय पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा हिमालय का वर्णन है। हिमालय के 5 खंड हैं। ये वाला जो हिमालय है इसको कहा गया है कश्मीर खंड। इसके बाद ये वाला जो हिमालय है लाल वाला, इसको पंजाब वाला जालंधर खंड। फिर उसके बाद जो ये गढ़वाल वाला हिमालय है इसको कहा गया है केदार खंड। और इसके बाद जो वर्तमान कुमाऊं वाला क्षेत्र है ये वाला, इसको कहा गया है मानस खंड। और शेष ये जो हिमालय है इसे कहा गया है नेपाल खंड। स्कंद पुराण लिखा गया है 5 खंडों में। ठीक है, कश्मीर खंड, जालंधर खंड, केदार खंड, मानस खंड और नेपाल खंड। अब इस स्कंद पुराण के 5 खंडों में से 2 खंड केदार और मानस, ये स्पेशली उत्तराखंड पर लिखे गए। किस पर लिखे गए हैं? उत्तराखंड पर, समझ गया ना। और इनमें सबसे ज्यादा क्या उत्तराखंड का नाम आता है? इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा नाम उत्तराखंड का, जो पौराणिक जो विषय वस्तु है वो सब क्या इसकी यहीं से प्राप्त होती है सारी की सारी। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है केदार खंड है, इसके लिए कहा गया है कि हरिद्वार से हिमालय तक का पूरा क्षेत्र क्या है? केदार खंड, इसी में कहा गया है। और जो आपका हिमालय में नंदा देवी पर्वत है उससे पूर्व में कालागिरी, जिसे आज हम काला पानी बोलते हैं ना, नेपाल के बॉर्डर पर है जो, वहां तक के क्षेत्र को कहा गया मानस खंड। ये स्पेशली इसमें नाम है। पुराणों में संयुक्त नाम तो 3 हैं, उत्तरखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर। ये 3 नाम तो उसमें मिले हैं। बाकी आपका केदार खंड और मानस खंड में आपका पूरा क्षेत्र का भी विवरण बताया गया है कि यहां से यहां तक केदार खंड है और यहां से यहां तक मानस खंड है। ठीक है, ये बात हो गई किसमें? पुराणों में। ठीक है, और उसके अलावा 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत,
देखो महाभारत के वन पर्व में एक तो उल्लेख यह आया है कि पांडव, माता कुंती और द्रौपदी जब हिमालय के लिए गए थे, स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तो इसी हिमालय हरिद्वार के माया क्षेत्र से होते हुए कहां, ब्रह्मपुर से हिमालय पहुंचे। एक जिक्र तो यह है। दूसरा जिक्र आता है कुड़िंद शासक सुबाहु का, समझ गया ना, सुबाहु का यह क्षेत्र बताया गया और श्रीनगर को सुबाहु की राजधानी, समझ गया ना। और कहा गया है कि महाभारत के युद्ध में सुबाहु ने पांडवों की ओर से भाग लिया था और सुबाहु का बेटा जो था विराट, उसकी बेटी का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था, अर्जुन के पुत्र, समझ गया ना। और जो आपका महाभारत का काल है वो 900 ईसा पूर्व है। काल तो यह है, महाभारत काव्य रचना नहीं, महाभारत का एक्चुअल जो काल बताया जाता है कि इस समय घटित हुई होगी, लिखा तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक है, समझ गया ना। पहले तो इसका नाम क्या था, केवल भारत था, समझ गया ना। बाद में इसमें आपके जो श्लोक हैं उनकी संख्या बढ़ती चली गई, समझ गया ना। फिर जाकर के ये क्या कहलाया, महाभारत कहलाया, ठीक है। तो इसको लिखने में पूरे 800 साल लगे हैं महाभारत को, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के गुप्तों के काल तक। गुप्त कब आए थे, 319 ईस्वी में आए थे और 4वीं शताब्दी में उनका चरम था, समझ गया ना। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये उनके सबसे महान शासक हुए हैं जो आपके क्या 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास सबसे ज्यादा चरम पर पहुंचे उसी काल में। पुराणों का भी यही है, 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण बताया जाता है, कहा जाता है कि इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो गई, लेकिन तब से ये 18 पुराण लिखे जा रहे थे, कुछ पुराण आपके गुप्त काल तक लिखे गए हैं। दोनों महाकाव्यों के लिए भी यही है, महाभारत के लिए भी और रामायण के लिए भी। महाभारत के वन पर्व में यह जिक्र मिलता है, ठीक है। और दूसरा क्या बचा, रामायण। रामायण में वैसे तो जिक्र नहीं है, लेकिन जो आपके क्या है, जो हमारा महाभारत है इसमें तो है ही, लेकिन महाभारत की किस में है, वन पर्व में जिक्र है। लेकिन रामायण में कहीं पर ऐसा जिक्र तो नहीं आया है, लेकिन आपका विसोन पर्वत पर जो आपका क्या है, वशिष्ठ आश्रम, तो कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ रामायण मतलब राम के वनवास के बाद ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति, समझ गया ना, यहीं पर आ गए थे तपस्या करने के लिए। कहां पर, हाँ समझ रहे हो। और दूसरा क्या, जो आपका हिमयान पट्टी है, शीतोनस्यु बोलते हैं जिसे, उसमें आपका क्या, सीता धरती पर समाई थी, ऐसी भी कहावतें प्रचलित हैं। राम ने अपने जीवन के अंतिम काल में देवप्रयाग में तपस्या की थी, इसीलिए रघुनाथ मंदिर बना, ऐसी भी बात कही जाती है। इसके अलावा आपका जो लक्ष्मण है, उन्होंने ही रघुनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर तपोवन में तपस्या की थी, इसका नाम इसीलिए क्या पड़ा, तपोवन पड़ा। तो ये सब चीजें क्या हैं, इस काल की हैं। तो ये सारे जिक्र हमें कहां से मिल रहे हैं, धार्मिक साहित्य से, ठीक है। चलो, ये धार्मिक साहित्य से जो हमें आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जिक्र मिलता है, ये है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पार्ट होगा क्या, हाँ, जो आपके पुरातत्व